आज हम लोग आधुनिक आवर्त नियम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको इंग्लिश में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो देखिए, आधुनिक आवर्त नियम मोजले वैज्ञानिक ने दिया था और उन्होंने परमाणु क्रमांक की खोज की थी। उसी के आधार पर उन्होंने एक नियम दिया था और उन्होंने मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधन किया और संशोधन करने के बाद जो नियम दिया उसे ही हम आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। तो उन्होंने परमाणु क्रमांक को मूल लक्षण माना। तो उन्होंने ये बताया कि देखिए, उन्होंने कहा मोजले ये सिद्ध किया कि तत्व का मूल लक्षण क्या है, उसका परमाणु क्रमांक है, न कि उसका परमाणु भार। इसी के आधार पर मोजले ने मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधन करके एक नया नियम दिया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं, जो निम्न है। तो उन्होंने ये देखिए डबल इनवर्टेड कामा में हमने जिसको किया है, तो वही उन्होंने बताया था। ये यहाँ से तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये उन्होंने दिया था और उन्होंने इस शब्द को इस तरह से परिभाषित किया था कि तत्व को जब उनके परमाणु क्रमांक को हम बढ़ते क्रम में रखने पर यह पाया उन्होंने कि नियमित अंतराल पर समान गुण वाले तत्वों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बताया कि नियमित अंतराल पर जो समान गुण की पुनरावृत्ति ही क्या कहलाती है, आवर्तिता कहलाती है। इसलिए हमने यहाँ लिखा है आवर्ती फलन। तो मोजले ने 1913 में परमाणु क्रमांक उन्होंने खोज करने के बाद बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक सारणी बनाई, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी को उन्होंने 9 ऊर्ध्वाधर कॉलमों और 10 क्षैतिज पंक्तियों में बांटा। तो देखिए, क्षैतिज पंक्ति इसको ऐसे कहते हैं, और जब इसे ध्यान दीजिएगा, ऊर्ध्वाधर जो रहेगी वो सीधे सीधे रहेगी इस तरह से, और जो क्षैतिज पंक्ति कहा गया है इस तरह से। ऊर्ध्वाधर कॉलमों को वर्ग कहा गया या समूह, और क्षैतिज पंक्तियों को 7 श्रेणियों में बांटा गया। किस में बांटा गया? 7 श्रेणियों में, जिसे आवर्त कहते हैं। और जो क्षैतिज पंक्तियाँ थी उन्हें हम वर्ग कहें। यहाँ गलत बोल रहे हैं। ऊर्ध्वाधर कॉलमों को वर्ग या समूह और क्षैतिज पंक्तियों को 7 श्रेणियों में बांटा गया, जिसे हम आवर्त कहते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी को 9 वर्गों तथा 7 आवर्तों में बांटा गया है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बांटा गया है। और फिर यहाँ देखिए आवर्त किसे कहते हैं, ये हमने डिफाइन किया है। तो देखिए आवर्त, तो उन्होंने आवर्त को बताया कई पार्टों में। तो देखिए आवर्त, अब इसको हम यहाँ देखते हैं कि आवर्त किसे कहते हैं। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। मतलब मेंडलीव ने जो बताया, मेंडलीव कह रहे हैं, मोजले वैज्ञानिक ने जो बताया, उन्होंने ये बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और इन आवर्तों का विस्तृत विवरण निम्न सारणी में दिया गया है। उन्होंने बताया प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त उन्होंने नाम दिया, और उसमें 2 तत्व कौन कौन से थे, हाइड्रोजन और हीलियम। उन्होंने द्वितीय आवर्त में को लघु आवर्त कहा। लघु आवर्त में कितने तत्व थे? 8 तत्व, लिथियम से नियान तक। तृतीय आवर्त को लघु आवर्त उन्होंने पुनः कहा, और इसमें भी 8 ही तत्व, सोडियम से आर्गन तक। चतुर्थ आवर्त को उन्होंने दीर्घावर्त कहा, जिसमें 18 तत्व थे, पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक। और फिर उन्होंने ये बताया 5वां आवर्त, देखिए 5वें आवर्त जो था उसको दीर्घावर्त उन्होंने फिर कहा, और इसमें भी 18 तत्व थे, कहाँ तक, रुबीडियम से जनान तक। 6वें आवर्त को अति दीर्घावर्त कहा, मतलब दीर्घावर्त से भी अति दीर्घ, जिसमें 32 तत्व थे। कितने तत्व थे? 32, सीजियम से रेडान तक। और 7वां आवर्त को भी अति दीर्घावर्त कहा गया, और उसको अपूर्ण इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें कुछ तत्व ऐसे थे जिनको उन्होंने ज्ञात नहीं किया था, इसलिए उन्होंने अपूर्ण लिखा। और फ्रांसियम से आगे कि जो तत्व थे 7वें आवर्त में थे। तो इस प्रकार से उन्होंने आवर्तों का नामकरण किया था। तो फिर यहाँ हम देखते हैं, इन्होंने कुछ मतलब चीज़ें बताया कि पहला, दूसरा, तीसरा और 7वें आवर्त में एक पंक्तियाँ, मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, 7वें आवर्त में केवल एक पंक्तियाँ, और चौथे, 5वें, 6ठे आवर्त में 2 पंक्तियाँ हैं। मतलब चौथे, 5वें, 6ठे को 2 पंक्ति में बांटा गया, जिन्हें सम और विषम कहते हैं। उन्होंने इस चीज़ को बताया। और फिर हम यहाँ सेकंड पॉइंट देखते हैं कि 6ठे आवर्त को अति दीर्घावर्त कहा गया। क्या कहा गया? अति दीर्घावर्त। और इसमें तत्वों की संख्या 32 होती है। इनमें 14 तत्वों का परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर, मतलब आप देखते हैं जो आवर्त सारणी के बाहर बना रहता है 2 कॉलम, मतलब 2 पंक्ति में, तो वही जो है 58 से 71 तक के तत्व हैं, और उनको लैंथेनाइड श्रेणी
में रखा गया और इन तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको डिफाइन किया और उन्होंने देखिए तीसरे पॉइंट को बताया कि सातवें आवर्त को भी उन्होंने दीर्घ आवर्त कहा और यह आवर्त अपूर्ण है। इस आवर्त को 14 तत्वों परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्वों को भी आवर्त सारणी से बाहर एक्टिनाइड श्रेणी में रखा गया। मतलब जो रखा गया एक लैंथेनाइड और दूसरा एक्टिनाइड श्रेणी में रखा गया और इनमें परमाणु क्रमांक 92 के आगे के तत्वों को ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं, क्योंकि ये सभी तत्व कृत्रिम विधियों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो इसे देखिए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी क्यों कहते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे जिसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी हम बस इतना जानते हैं कि 90 से 93 तक के तत्व जो हैं वो एक्टिनाइड श्रेणी है और जो 58 से 71 तक है वो लैंथेनाइड श्रेणी है। अब यहाँ हम चौथा पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक आवर्त क्षार धातुओं से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? क्षार धातुओं से तथा अंत अक्रिय तत्व से होता है। अक्रिय तत्व देखिए उसे कहते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे हैं अभी इसके पहले, तो देखिए अक्रिय तत्व उसे कहते हैं जिसके सभी कोश बाहरी कोश अपूर्ण हो, अपूर्ण ना हो उसे हम अक्रिय तत्व कहेंगे। और फिर किंतु प्रथम आवर्त जो होता है इसका पॉज है, क्योंकि वह हाइड्रोजन से प्रारंभ होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? उनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। अब यहाँ हम वर्ग की डिफिनीशन देखते हैं कि मतलब वर्ग में उन्होंने क्या क्या विशेषताएँ बताई। तो देखिए उन्होंने ये बताया, वर्ग आधुनिक आवर्त सारणी में शून्य समूह को लेकर वर्गों की संख्या कितनी होती है? 9। कब? शून्य समूह को भी लिया जाता है इसमें। 8वें और शून्य वर्ग को छोड़कर अन्य सभी वर्गों को 2 उपवर्गों ए और बी में बांटा गया है। वर्ग ए में उपवर्ग को बाईं तरफ दिखाया गया है, मतलब आपके बाएं हाथ की तरफ, और बी उपवर्ग को दाएं तरफ, आपके दाएं हाथ की तरफ, दाएं तरफ। इस तरह से आप याद करिए तो आपको ये समझने में आराम होगा। और फिर देखिए यहाँ किसी एक वर्ग के एक उपवर्ग के तत्वों के गुणों में अधिक समानता होती है। मतलब एक ही वर्ग जो है उसको बांटा गया ए और बी में, मतलब दोनों में समानता पाई जाती है। जैसे प्रथम वर्ग के फर्स्ट ए उपवर्ग के सभी तत्व क्या होते हैं? सक्रिय तत्व हैं। इनके गुणों में समानता है तथा इन्हें क्षार धातु तत्वों को क्या कहते हैं? क्षार धातुएं कहते हैं। और फिर यहाँ हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। जबकि फर्स्ट बी वर्ग के जो तत्व हैं क्या है? फर्स्ट बी वर्ग के तत्व हैं को सिक्का धातुएं कहते हैं और इनकी रासायनिक सक्रियता, सिक्का मतलब एक तरह से, मतलब आप यहाँ समझ लीजिए इनकी क्वालिटी के आधार पर इनको कहा गया है सिक्का धातुएं, और इनकी रासायनिक सक्रियता बहुत कम होती है, मतलब ये क्रिया कम करते हैं। अब यहाँ देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ प्रमुख तथ्य क्या हैं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के प्रमुख तथ्य जो हैं निम्न हैं। यहाँ पे पहला हम देखिए बताया है निरूपक या प्रारूपी तत्व, जिसको इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। देखिए निरूपक और प्रारूपी तत्व के अंतर्गत दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व को कहा जाता है। दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को निरूपक या प्रारूपी तत्व कहते हैं कि ये सभी तत्व अपने वर्ग के तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यहाँ सेकंड नंबर देखते हैं विकर्ण संबंध। दूसरे आवर्त के जो तत्व हैं, दूसरे आवर्त के तत्व जो हैं वो तीसरे आवर्त के तत्वों के गुणों की अधिक समानता रखते हैं, जो उनके विकर्ण अभिमुख पर स्थित होते हैं। मतलब तिर्यक रेखा को ही विकर्ण कहते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए, आप जो लोग मैथ पढ़ते होंगे, जैसे ये मान लीजिए आयत है, इसमें जो तिर्यक रेखा ये विकर्ण कहलाता है। अधिक समानता रखते हैं जो उनके विकर्ण ऊपर स्थित होते हैं, इसे ही विकर्ण संबंध कहते हैं। विकर्ण संबंध जैसे देखिए लिथियम द्वितीय आवर्त का तत्व है मैग्नीशियम से प्रदर्शित करते हैं, तृतीय आवर्त का तत्व है बेरिलियम एल्युमिनियम से, और बोरान सिलिकॉन से। इस प्रकार से हमने देखिए इसको यहाँ मतलब रिप्रेजेंट किया है। इसको आप लोग याद कर लिए, पेपर में कहीं भी पूछ लेता है कि लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध स्थापित करता है, बेरिलियम किसके साथ, बोरान इसके साथ, और आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ देखिए लिथियम और मैग्नीशियम के मध्य गुणों समानता को निम्न बिंदु द्वारा हम स्पष्ट, मतलब इनमें कौन कौन सी गुणों की समानता रहती है हमें जानना चाहिए। तो यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ देखिए दिया गया है लिथियम तथा मैग्नीशियम की आयनिक त्रिज्याएं लगभग क्या होती हैं? बराबर होती है। लिथियम में +1 चार्ज है और मैग्नीशियम पे
जब +2 चार्ज रहेगा तब। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों हैलोजन के साथ सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में LiCl MgCl2, और दोनों सहसंयोजी यौगिक भी हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें ये देखिए है, लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट अपघटित होकर ताप अपघटित होकर CO2 गैस मुक्त करते हैं। देखिए लिथियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो लिथियम ऑक्साइड और CO2 गैस बना, मैग्नीशियम कार्बोनेट को किया तो MgO और CO2 गैस इवॉल्व हुई। फिर यहाँ देखते हैं ब्रिजिंग लिगेंड, मतलब सेतु तत्व किस प्रकार से समानता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए मतलब जब इसमें क्या है, वर्ग फर्स्ट से वर्ग 7 के तीसरे आवर्त के तत्व जो हैं सेतु तत्व कहलाते हैं, क्योंकि तीसरे आवर्त के तत्व अपने वर्ग के तत्वों से गुणों में अधिक समानता रखते हैं। अब यहाँ देखिए आप फर्स्ट वर्ग के तत्व दिखाया गया है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। यहाँ सोडियम जो है ब्रिजिंग लिगेंड बना रहा है फर्स्ट A से और फर्स्ट B से भी। तो यहाँ इस चीज़ को रखेंगे, देखिए इस तरह से, इसे पोटेशियम से, रुबिडियम से, सीजियम से, फ्रांसियम से, कॉपर से, Ag से और Au से सोडियम ब्रिज एलिमेंट बनाता है। इन दोनों से गुणों में समानता अधिक रखता है। अब यहाँ हम आधुनिक आवर्त सारणी के दोष देखते हैं क्या है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के प्रमुख दोष निम्न हैं। इसमें हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हो पाया, हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए। और फिर उसके बाद देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को फर्स्ट A तथा 7th A में रखा गया है। समान गुण वाले तत्व को अलग अलग वर्गों में रखना और असमान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखना। जैसे प्रथम वर्ग में क्षार धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के साथ सिक्का धातुओं को भी रखा गया। फिर उन्होंने चौथा पॉइंट देखिए बताया, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर स्थान देना। मतलब इस तरह से उनके में दोष थे। और अगले हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी, और इसका हमने चार्ट पेपर आपको दे देंगे पोस्ट पे, आप देख लीजिएगा आधुनिक आवर्त नियम का और उसको समझिएगा आप लोग। आज के लिए इतना ही।